अब आगे, जैसे ही उस इंसान में आदित्य को काकुन को गले लगाते हुए और उसे काकुन के माथे पर किस करते देखा, उस इंसान की आंखों से अंगारे बरसने लगे, उसके हाथों की मुद्रियां कस गई। इस वक्त वह किसी बहुत बड़े शैतान की तरह भयानक दिखाई दे रहा था। वह कोई और नहीं, हमारे कबीर बाबू है। कबीर ने जल्दी से अपने सारे वर्क कंप्लीट कर घर आने के बारे में सोचा था, क्योंकि वह जब ऑफिस गया था तब से उसे काकुन के लिए बहुत चिंता हो रही थी। उसे रह रहकर काकुन की याद आ रही थी। उसे अभी यह भी था कि काकुन उससे बहु नाराज है। तो उसे यही लग रहा था कि कहीं काकुन मुझसे नाराजगी के कारण अपना ख्याल नहीं रखा और टाइम पर खाना खाकर दवा नहीं लिया तो इससे उसके हेल्थ पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए उसने जल्दी से अपनी मीटिंग फिनिश की और बाकी के सारे पेंडिंग वर्क जल्दी से कंप्लीट कर गिला के लिए निकल गया। यह अभी अभी ही अपने ऑफिस से अपने विला आया था और काकुन को देखने की खुशी उसके चेहरे पर थी। लेकिन जैसे ही वह हाल में एंटर हुए तभी उसने आदित्य को काकुन के गले लगे देखा। किसी अनजान लड़के को अपनी वाइफ को गले लगाते देख उसे गुस्सा आने लगा और जैसे ही आदित्य ने काकुन के माथे पर किस किया, ये तो उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। जहां अभी कुछ सेकंड पहले कबीर के चेहरे पर खुशी थी, वही अब खुशी की जगह गुस्से ने अपनी जगह बना ली। वह गुस्से से आगे बढ़ा और तुरंत एक झटके में काकुन को आदित्य से दूर कर उसके मुंह पर एक पंच मार दिया। जैसे ही कबीर ने आदित्य के मुंह पर पंच मारा, आदित्य इसके लिए तैयार नहीं था। वह लड़खड़ा कर नीचे जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि कबीर ने अपनी पूरी ताकत से आदित्य के मुंह पर पंच मारा था। यही बाकी सब लोग इस तरह से अचानक कबीर के आ जाने और आदित्य को मारने से हैरान रह जाते हैं। सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कबीर ने अचानक आदित्य को मारा। कबीर वहीं पर नहीं रुकता, वह आदित्य के पास जाकर एक के बाद एक कई पंच उसके मुंह पर लगातार मारने लगता है। काकुन ये देख हैरान रह जाती है। वह जल्दी से जाकर कबीर को आदित्य से दूर करने लगती है। मिस्टर रानावत, छोड़िए इन्हें, क्या कर रहे हैं, प्लीज आप छोड़िए। काकुन कबीर को आदित्य से दूर करने की कोशिश करते हुए बोली। लेकिन कबीर को काकुन का इस तरह से आदित्य को बचाना अच्छा नहीं लगा। इससे उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। इस वक्त कबीर इतने गुस्से में था कि वह किसी की नहीं सुनता। ये कानून को धक्का दे देता है। कबीर ने काकुन को इतना तेज धक्का दिया था जिससे काकुन पीछे की तरफ गिरने वाली होती है। इससे पहले कि काकुन नीचे गिरती, अमन आगे बढ़कर काकुन को संभाल लेता है। यहीं अदिति भी अपने भाई को मार खाता देख हैरान थी। उसके आंखों से आंसू गिरने लगे। वह जल्दी से अपने भाई को बचाने के लिए कबीर के पास जाती है, लेकिन कबीर उसे भी धक्का दे देता है। तभी दो मजबूत हाथ आकर अदिति को बचा लेते हैं। ये मजबूत हाथ किसी और के नहीं, अक्षत के थे। अक्षत अभी ही अपनी मीटिंग खत्म कर बाहर आया था और कबीर को इस तरह से आदित्य को मारता देख तुरंत नीचे आ गया। जैसे ही कबीर ने अदिति को धक्का दिया, वह बहुत ज्यादा डर गया। वह तुरंत आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। अदिति भी कबीर के ऐसे धक्का दे देने से डर गई थी। एक पल के लिए उसे अपने बच्चे के खो जाने का डर उसे सताने लगा था, लेकिन अक्षत को ऐसे बचाने से उसके मन को सुकून मिलता है और वह अपने आंसुओं से भरी आंखों से उसकी तरफ देखती है। अक्षत अदिति के आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर पाता और तुरंत उसे अपने सीने से लगा लेता है। अदिति अक्षत के सीने से लगे हुए अपने भाई की तरफ इशारा करती है। अक्षत तुरंत अदिति को धीरे से खुद से अलग करता है और तुरंत कबीर के पास जाता है। कबीर, छोड़ी से, मैंने कहा छोड़। आदित्य को क्या कर रहा है तू, पागल हो गया है क्या? अक्षत कबीर को आदित्य से छुड़ाकर उसे एक साइड लाते हुए गुस्से में उससे बोला। हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को गले लगाने की और उसे किस करने की? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे जान कसे मार दूंगा। कबीर गुस्से में अक्षत की तरफ देखकर कहा। इस वक्त कबीर गुस्से से बिल्कुल पागल हो गया था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। उसे बस वही बार बार याद आ रहा था कि कैसे उस लड़के ने उसकी वाइफ को हाथ लगाया। कबीर वापस में अपना हाथ छुड़ाकर आदित्य की तरफ जाने लगा, तभी अक्षत और अमन दोनों ने कबीर को पकड़ लिया। अगर आदित्य ने काकुन को गले भी लगा लिया तो क्या गलत किया? अदिति का भाई है वो, और काकुन ने भी उसे अपना भाई माना है। जा, एक भाई अपनी बहन को गले नहीं लगा सकता। अक्षत कबीर को पकड़कर उसे रोकते हुए चिल्लाकर उससे कहा। जैसे ही कबीर ने भाई शब्द सुना, वह अपनी जगह जम सा गया। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। आखिर उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? तभी अचानक उसकी नजर काकुन पर गई, जिसका पूरा चेहरा आंसुओं से भीग गया था और वह कबीर को नफरत से घूर कर देख रही थी। अब उसने अपनी काकुन को और भी ज्यादा नाराज कर दिया था और शायद काकुन उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाली थी। वहीं आदित्य को कबीर ने इतना मारा था कि उसके होंठ और नाक से खून निकलने लगा था और अगर अक्षत ने उसे सही टाइम पर नहीं बचाया होता तब तो वह पक्का बहरा हो गया होता। अदिति और काकुन दोनों जाकर आदित्य को फर्श पर से उठाते हैं और उसे धीरे धीरे सोफे पर लाकर बिठा देती हैं।
काकुन अभी भी कबीर को अपनी नफरत भरी निगाहों से घूर रही थी। फिर यह जल्दी से जाकर वह फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती है और आदित्य की चोट पर दवा लगाने लगती हैं। अदिति भी आदित्य का पूरा ख्याल रख रही थी। कबीर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब कैसे अपनी वाइफ को मनाएगा। एक तो पहले ही वह उससे नाराज थी, ऊपर से अब उसने उसे और भी ज्यादा नाराज कर दिया था। जैसे कुछ भी नहीं समझ में आया तब वो चुपचाप वैसे ही अपने बेडरूम में चला गया। अपने रूम में पहुंचकर कबीर बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह खुद को शांत करने के लिए वॉशरूम में चला गया और वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे से खड़ा हो गया। उसे अब खुद पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। गुस्से से उसने सामने दीवार पर अपने हाथों का पच बनाकर मारा, जिससे उसके हाथों से खून निकलने लगा, लेकिन कबीर को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उसे अभी भी बेचैनी हो रही थी। उसकी आंखों के सामने काकुन का आंसुओं से भरा चेहरा ही बार बार घूम रहा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि कैसे उसने अपनी काकुन की बात नहीं सुनी और कैसे उसने उसे धक्का भी दे दिया। वो तो अच्छा हुआ कि काकुन नहीं गिरी, वरना वह खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता। करीब आधे घंटे बाद कबीर वॉशरूम से बाहर आता है। तभी उसे रूम में बेड पर काकुन बैठी हुई दिखाई देती है। काकुन इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। काकुन के गुस्से को कबीर भी अच्छे से समझ पा रहा था। कबीर रूम में आया और वह तुरंत काकुन के पास जाने लगा। काकुन तुरंत गुस्से से बेड पर से उठी और वह कबीर की ओर देखकर उसे बहुत कुछ सुनाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर कबीर के हाथों पर गई, जहां से खून टपक रहे थे और खून टपक कर फर्श पर गिर रहे थे, जिसका कबीर को कोई होश नहीं था। वह तो बस काकुन की तरफ ही एकटक दूखे जा रहा था। वही काकुन कबीर के हाथों से टपक रहे खून को देख घबरा गई और वह जल्दी से कबीर के पास गई। यह आपको इतनी चोट कैसे लग गई? यहाँ आइए, जल्दी बैठिए। काकुन घबराते हुए कबीर के हाथों को पकड़ी और उसके हाथों में लगी चोट को देखते हुए उससे पूछी, और यह कहकर तय जल्दी से कबीर को बेड पर लाकर बिठा दी। फिर वह जल्दी से जाकर कबर्ड से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर से आए और कबीर के चोट को बहुत ध्यान से साफ करने लगी। वह कबीर की चोट को अच्छे से साफ कर उस पर दवा लगाने लगी। वहीं कबीर बस चुपचाप एकटक काकुन के चेहरे को ही निहारे जा रहा था। इस वक्त कबीर को काकुन की आंखों में खुद के लिए बहुत ज्यादा घबराहट और दर्द दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर कबीर को मन ही मन बहुत खुशी महसूस हो रही थी। उसके मन का जो डर था ये कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो गया था। काकुन ने जल्दी से कबीर की चोट पर दवा लगाकर पट्टी की और फिर काकुन फर्स्ट एड बॉक्स रखने के लिए उठ गई। जैसे ही काकुन उठकर जाने लगी तभी कबीर ने उसके हाथ को पकड़ लिया। काकुन ने तुरंत उसे देखा और वापस से बेड पर बैठ गई। आई एम वेरी वेरी सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। प्लीज वाइफी, बस एक लास्ट चांस मुझे दे दो। कबीर काकुन के दोनों हाथों को पकड़कर बहुत ही प्यार से उससे कहा। काकुन कुछ देर तक बिना कुछ कहे कबीर के चेहरे को देखती रही और फिर एक झटके में उसने कबीर के हाथों को अपने हाथों से छुड़ा लिया। बस करिए, मैंने आपकी थोड़ी सी केयर क्या कर दी। आप तो ये सोच बैठे कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ। कभी नहीं मिस्टर कबीर रानावत, मैं आपको कभी नहीं माफ करूंगी। आप एक नंबर की सेल्फिश इंसान है, जिसे सिर्फ खुद से मतलब है और किसी से नहीं। आपके बारे में सब लोग बिल्कुल सही कहते हैं। आप एक हार्टलेस माफिया हैं। आपके अंदर दिल है ही नहीं और मैं इस हार्टलेस माफिया से बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ, हद से ज्यादा नफरत। ये बोलते बोलते काकुन की आंखें नम हो गई और वह तुरंत रूम से बाहर चली गई। टू बी कंटिन्यूड।